आई होप सो कि आप लोग ठीक होंगे। सॉरी, कल क्लास कंडक्ट नहीं करवा सका मैं, कुछ मीटिंग वगैरह थी। तो लास्ट टाइम ने ये किया था कि अब हम जर्नल एंड एरर्स का चैप्टर हमने किया था स्टार्ट। और एरर्स का जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें देखें, अच्छा देखें, आपको स्क्रीन क्लियर शो हो रही है। लास्ट टाइम हमने एरर्स का टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें हमने दो टाइप की एरर्स पढ़े थे। पहले टाइप का एरर ये था कि जो ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को इफेक्ट नहीं करते, उसमें फर्दर हमने कुछ टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, और हमारे पास और इसमें एरर ऑफ प्रिंसिपल भी था। उसमें एरर ऑफ रिवर्सल एंट्री था, कंप्लीट रिवर्सल एंट्री का एरर था। उसके बाद हमारे पास जो एरर था वो था इससे रिलेटेड, क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिशन एरर्स थे। ठीक है, ये एरर्स हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे। इसी तरह हमने कोई एरर्स जो थे, वो एरर्स जो ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को इफेक्ट करते हैं, उसको हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। ठीक है, और उससे रिलेटेड हमने कुछ एक एग्जांपल वगैरह की थी। फिर हमने किया था कि क्वेश्चंस हमने स्टार्ट किए थे। क्वेश्चंस में देखें, हमने यहाँ से ये जो क्वेश्चन नंबर 13.1 था, एक तो ये किया था हमने। ठीक है, ये हमने कर लिया था क्लास में। उसके बाद हमारे पास जो इसमें हम 13.2 था, ये मैंने कहा था कि आपने इसको ज़रा देख लेना है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम हुई हो किसी को क्वेश्चन नंबर 2 में। अच्छा, यहाँ पर ना हमारे पास है। ओके, मुस्कान क्लियर है। अच्छा, ये मैं क्वेश्चंस ना आज सारे अपलोड कर देता हूँ, सारे क्वेश्चंस ना। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग फिर आज इसको ना इनको सॉल्व कर लीजिएगा, ये क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को। और उसके बाद हम इसकी जो प्रॉब्लम्स होंगी डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन थोड़े से मैं आपको ये क्वेश्चंस करवा देता हूँ ताकि आपको ये ज़रा इजी हो जाए क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। ठीक है। अच्छा देखें, जो क्वेश्चन है ना हमारे पास यहाँ पर, आपके पास स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। ये जो क्वेश्चन है, इसमें देखें हमारे पास हमने जो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 13.2 देखें। 13.1 तो हमने कर लिया था। ठीक है, 13.2 देखें इसमें ना। 13.2 में देखें कि हमारे पास वो
क्या कह रहा है इसमें, वो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास ना आप के नॉर्मन हैज रिसेंटली कंप्लीटेड, ठीक है, हिज ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है कि उन्होंने क्या करना है, आपके पास जो कंप्लीट अभी नहीं बनी, उन्होंने ट्रायल के तौर पर उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसमें बनाई है, ठीक है। अब ये जो ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, उसमें आप क्या करते हैं, हम ये मैं चीज़ें अंडरलाइन करूंगा इसमें, ठीक है। उसने कहा है कि हमारे पास ना यहाँ पर कहता है कि नॉर्मन हैज रिसेंटली कंप्लीटेड हिज ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31st year ended 31st March 2003. The draft income statement shows a profit of 5200 for the year ठीक है। प्रॉफिट जो कैलकुलेट हुआ है, निकला हुआ है, वो कितनी है, वो कहता है कि वो 5200 आपका कैलकुलेट हुआ है। ये उसने प्रॉफिट आपको मेंशन कर दिया है, ठीक है, ये वाला। उसके बाद उसने कहा है कि आपके पास ना, कहता है कि आपके पास जो सब्सिक्वेंटली ही अनकवर्ड अ नंबर ऑफ मिस्टेक्स एंड omissions इन द ड्राफ्ट अकाउंट्स दैट आर लिस्टेड बिलो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो ड्राफ्ट स्टेटमेंट है उसमें उसने कहा है कि बहुत सारे एरर्स थे, omissions थी, वो उसने फाइंड आउट कर ली हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है इसमें, अब वो रिक्वायरमेंट देखें, उसने कहा रिक्वायरमेंट ए में उसने कहा है कि आपके पास ना रिक्वायरमेंट ए, दैट यू आर रिक्वायर्ड हियर टू प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज नेसेसरी नेसेसरी टू करेक्ट द एरर्स, ठीक है। आपने एरर्स की करेक्शन करनी है, उसके लिए आपने जर्नल एंट्रीज करनी है एरर्स एंड ओमिशन के लिए। कहता है फुल जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग द नैरेटिव्स नीडेड टू मेक द नेसेसरी करेक्शंस, ठीक है। अब आपने उस नैरेटिव्स का मतलब होता है कि आपने ये बताना है कि आपने क्यों ये किया है, करेक्शन जो किया है कैसे किया आपने करेक्शन, ठीक है। उससे उसकी डिटेल देनी होती है। अब उसने देखें उसमें कहा हुआ है कि आपके पास ना दूसरा, लिस्ट डाउन द टाइप ऑफ एरर्स मेड इन ईच ऑफ द अबव केस, ठीक है। अब इनमें से जो एरर्स हुए हैं उसने कहा है कि इनकी आगे टाइप्स भी आपने बतानी है। नंबर वन देखें, उसने कहा बैंक चार्जेस जो हैं, बैंक चार्जेस फॉर मार्च 2003 ऑफ $20 हैड बीन ओमिटेड ऑल टुगेदर, ठीक है। अब ये जो बैंक चार्जेस ओमिट हो गए, इसका मतलब है दिस इज एरर ऑफ ओमिशन, दिस इज एरर ऑफ ओमिशन, कि आप कंप्लीटली ओमिट कर गए हैं, आपको याद ही नहीं रही है इसके इसके के इसको रिकॉर्ड भी करना है, ठीक है। अब इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगी, देखें जर्नल एंट्री जो इसके लिए होगी वो आपके बैंक चार्जेस चूंकि एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। तो एक्सपेंसेस आप रिकॉर्ड करेंगे, तो एक्सपेंसेस जब भी आपके इंकर होते हैं वो डेबिट होते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो आपके बैंक चार्जेस जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। ये आपके बैंक चार्जेस होंगे, दीज विल बी डेबिटेड, आप इनको क्या करेंगे, आप इनको डेबिट कर लेंगे, ठीक हो गया। अब जब आपने इन बैंक चार्जेस को डेबिट कर लेना, उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास जो नेक्स्ट है, आपने डेफिनेटली जो बैंक चार्जेस होते हैं वो आप अपनी पर्सनल बुक से तो वो आप कैश में से तो पे नहीं करते, वो आप पे करते हैं कहाँ से पे करते हैं, वो आप पे करते हैं बैंक अकाउंट में से। तो फिर बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट बाय $20 एंड, और आपके पास जो सेकंड है वो आपके पास आ रहा है $20 के, बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। ये आपकी पहली करेक्शन होगी। और एरर कौन सा है, दिस इज एरर ऑफ ओमिशन, के यू हैव कंप्लीटली ओमिटेड टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब जो सेकंड ट्रांजैक्शन है उसमें जाएं, उसने कहा ए क्रेडिट नोट from a supplier of 340 had been entered in the returns outward journal as 413, ठीक हो गया। अब आप में हुआ क्या है कि आपके पास ना क्रेडिट नोट रिसीव हुआ है फ्रॉम द सप्लायर,
ठीक है, आपका जो सेलर था जिसने आपको सेल की थी उसने आपको क्रेडिट नोट भेज दिया। इसका मतलब है कि उस क्रेडिट नोट होता क्या है कि जब आपने चीज परचेज कर ली, गुड्स फॉल्टी निकली, आप उनको रिटर्न करते हैं अपने सप्लायर को, तो वो क्या करता है इन रिटर्न, जब वो आप उसको कहेंगे कि गुड्स रिटर्न करनी है और रिटर्न करेंगे, तो वो आप साथ में डेबिट नोट इशू करते हैं, ठीक है। क्योंकि डेबिट नोट जो होती है वो सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं होती, उससे देखकर आप अपनी बुक्स अपडेट नहीं करते, आप तब अपनी बुक्स अपडेट करते हैं जब वो क्रेडिट नोट आपको सेंड करता है, जब गुड्स पहुंचेंगे उसके पास तो सप्लायर आपको क्रेडिट नोट सेंड करेगा, जब आपके पास क्रेडिट नोट आ जाएगा तो आप उसको सेल्स रिटर्न में रिकॉर्ड करेंगे। तो रिकॉर्ड कहाँ होना चाहिए था, एंट्री होनी चाहिए थी सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट एंड सप्लायर्स अकाउंट क्रेडिट, ठीक हो गया, ये होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या है, आपने उसको रिटर्न आउटवर्ड जर्नल में लिख दिया है, ठीक है, एज 413। कहाँ पर आपने लिखा उसे, रिटर्न आउटवर्ड जर्नल में। आपने कहाँ रिकॉर्डिंग किया, आपने जर्नल एंट्री क्या कर दी है, आपने जर्नल एंट्री जो बैकएंड पे आपकी तरफ से हुई है वो क्या हुई है, परचेज, जो परचेजेस रिटर्न्स अकाउंट आपने क्रेडिट कर दिए हैं और आपके पास डेबिट में आपने सप्लायर्स का अकाउंट डेबिट कर दिया, ठीक है। आपने ये एरर किया हुआ है। अब इस एरर को करेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, जब आप करेक्शन की तरफ जाएंगे तो करेक्शन के लिए आपने क्या करना है, इसको रिवर्स करना है एंट्रीज को। जब आप रिवर्स करेंगे तो रिवर्स एंट्री क्या कैसे बनेगी, पहली एंट्री देखें आपके पास कंप्लीटली रिवर्स कर दिया आपने, ठीक है। अब जब कंप्लीट रिवर्स करते हैं तो उसमें आपके पास जो एंट्री होगी ना, वो होगी आपके पास यहाँ पर डेबिट आप करेंगे, सेल्स रिटर्न्स आपने हुई क्या है, पहले तो ओरिजिनल एंट्री कर लेना, ओरिजिनल एंट्री क्या होगी वो देखें आपके पास। सेल्स रिटर्न्स आपके पास हुई हैं तो सेल्स रिटर्न्स आपने क्या की हुई हैं, डेबिट की हुई हैं या क्रेडिट की हुई हैं, ठीक है। ये सेल्स रिटर्न्स थी, सॉरी, परचेज रिटर्न्स, ये आपके पास फ्रॉम द सप्लायर, ठीक है, उसने आप क्रेडिट नोट फ्रॉम द सप्लायर ऑफ 340 had been entered in the return outwards journal as 340। इसकी क्या जर्नल एंट्रीज होंगी। हाँ जी, इसकी जर्नल एंट्रीज भेजें जरा, करें इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। आपने सेल्स रिटर्न्स अच्छा जी, देखें आपकी जो एंट्री होगी ना, मुर्तज़ा, सॉरी वो थोड़ा सा वो नेट का मसला था शायद, वो इस वजह से आवाज़ नहीं आ रही थी, मैंने स्पीकर वो दोबारा फाइल शेयर की है इसी वजह से ना।
अच्छा देखें, अनाबिया आपने जो एंट्री की है वो रिटर्न आउटवर्ड्स आपने डेबिट कर दी है और क्रेडिट में आपने सप्लायर्स अकाउंट क्रेडिट किया बाय 71। ठीक है, आपकी जो रिटर्न आउटवर्ड्स होती हैं, पहले तो ये आपके पास हैं परचेजेज रिटर्न्स। परचेजेज रिटर्न्स जो होती हैं वो होनी चाहिए क्रेडिट। ठीक है, परचेज रिटर्न्स क्या होती हैं, वो क्रेडिट होती हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है। उसके बाद आपने, मुस्कान ने क्या किया, रिटर्न आउटवर्ड्स क्रेडिट कर दिए 413 से और पेबल्स अकाउंट डेबिट कर दिया 413 एंड 400 एंड 341 से। अच्छा, इसमें भी आप देखें कि आपने डेबिट दो कर दिए हैं और उसकी अमाउंट आपने टोटल कर दी है और क्रेडिट में आपने एक रिटर्न आउटवर्ड्स ही लिखी हुई है। ठीक है, तो इसमें देखें कि आप, ये तो नहीं होता, डबल एंट्री सिस्टम रूल्स जो होते हैं उसके मुताबिक आपके पास जितनी डेबिट होती है उतनी ही क्रेडिट होनी चाहिए। ठीक है, अमाउंट ठीक हो गया। अच्छा, आप देखें, क्रेडिट नोट फ्रॉम द सप्लायर ऑफ 341। जब आप ये क्रेडिट नोट रिसीव करेंगे तो आपके पास ये डेबिट होना चाहिए। कितनी अमाउंट से डेबिट होनी चाहिए अमाउंट, आपने जो जर्नल एंट्री करनी है, क्योंकि आपने क्या किया, क्रेडिट नोट तब आपका इशू होगा जब आपने रिटर्न कर दी और सप्लायर ने आपको ये चीज़ें वापस कर दी हैं। ठीक है, उसने नोट इशू कर दिया है, तो आपके पास इसकी जो जर्नल एंट्री होगी ना, वो होगी परचेजेज रिटर्न्स की। परचेजेज रिटर्न्स आपकी कितनी है वैसे? परचेजेज रिटर्न 341 की। तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होनी चाहिए थी 341 से और जो सप्लायर्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए था आपका 341 से। आपने उसे रिटर्न आउटवर्ड जर्नल में ही लिखा है, तो रिटर्न आउटवर्ड जर्नल का मतलब होता है कि आपका ये परचेजेज रिटर्न्स है। ठीक है, ये परचेज रिटर्न्स है। परचेज रिटर्न में आपने उसको लिखा परचेज रिटर्न्स के अंदर ये है, वो आपकी यहाँ पर ना, ये वाली चीज, इसमें सिर्फ अमाउंट का आपने डिफरेंस डाल दिया। 341 का होना चाहिए था, आपने कितने की रिटर्न कर दी है वो देखें। आपने जो रिटर्न किए हैं वो आपने कर दी है 413 की। आपने रिटर्न इनवर्ड्स कम लिखी हैं या ज्यादा लिखी हैं? ठीक है, आपने क्या किया हुआ है, बेसिकली रिटर्न जो है वो आपने कम लिखी हुई हैं। तो आप इसको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, रिटर्न इन जो आपकी सेल्स रिटर्न्स हो, परचेज रिटर्न्स हो रही हैं उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, जो डिफरेंस आ रहा है अमाउंट का 341 माइनस 413, तो डिफरेंस आ रहा है आपके पास, देखें कितना आ रहा है, 71 का। ठीक है, 71 से आपकी रिटर्न आउटवर्ड्स जो होंगी, जो आपकी परचेज रिटर्न है वो क्रेडिट हो जाएंगी और डेबिट में सप्लायर का अकाउंट आ जाएगा। ये भी आपका कितने अमाउंट से आ जाएगा, जो डिफरेंस है। ठीक है, अब ये हुआ क्या है कि उसने, आपने रिटर्न तो कर दिए, सेल्स रिटर्न अमाउंट आपने रिसीव कर ली। ठीक है, और सॉरी, अमाउंट कह रहा हूँ, गुड्स रिटर्न कर दिए हैं आपने। परचेज रिटर्न की एंट्री करनी थी 341 से, लेकिन की 313 से, तो डिफरेंस की आप एंट्री करेंगे यहाँ पर सिर्फ। ठीक है, जो डिफरेंस होगा उससे आप एंट्री करेंगे। पेबल्स अकाउंट डेबिट और रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट बाय 71। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद देखें, वेरी गुड मुस्कान, अनाबिया, आपके लिए वेरी गुड, लेकिन आपने रिटर्न जो एंट्री की है ना वो रिवर्स कर दी है। ये रिटर्न जो आउटवर्ड्स होते हैं ना, देखें इसका मतलब है परचेजेज रिटर्न, परचेजेज डेबिट होती हैं, परचेजेज रिटर्न क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं। ठीक है, तो परचेजेज रिटर्न जो होंगी वो आपकी क्या हो जाएंगी, क्रेडिट होंगी और सप्लायर्स अकाउंट या अकाउंट्स पेबल डेबिट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखें, जो नेक्स्ट एंट्री है उसमें देखें, नेक्स्ट एंट्री में कि आपके पास जो थर्ड है उसमें देखें कि उसमें वो क्या कह रहा है कि आपने क्या करना है। उसमें उसने कहा है कि थर्ड एंट्री में उसने कहा है कि रिटर्न इनवर्ड्स फ्रॉम द सब फ्रॉम अ कस्टमर एम निनी 200 वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड इन। ठीक है, वो क्या हो गया, रॉन्गली रिकॉर्ड हो गया है। कहाँ पर रिकॉर्ड हो गया रॉन्गली, रिकॉर्डेड एज रिटर्न आउटवर्ड जर्नल। ठीक है, अब ये रिटर्न इनवर्ड हुई है। अब ये जो एंट्री है ना, ये बेसिकली जो थर्ड है ये कंप्लीट रिवर्सल की एंट्री है, कंप्लीट रिवर्सल से रिलेट कर रही है। ठीक है, अब इसे जरा देखें, इसकी क्या एंट्री होगी, एंट्री करें इसकी थर्ड की।
थर्ड की एंट्री करें ज़रा और मुझे सेंड करें। अच्छा देखें जी, यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें इसको करें, क्वेश्चन थर्ड जो एंट्री होगी ये क्या होगी? एंट्री इसका किसने आंसर दिया? मुस्कान ने। अच्छा मुस्कान, आपने आंसर दिया है रिटर्न इनवर्ड्स डेबिट और रिटर्न आउटवर्ड्स क्रेडिट। ठीक है, बाकी लोग बताएं क्या एंट्री होगी इसकी, जर्नल एंट्री थर्ड वाले की करेक्ट करने के लिए। रिटर्न इनवर्ड्स फ्रॉम द कस्टमर एम निनी 200 डॉलर 200। अब आपने जब रिटर्न इनवर्ड्स लिखनी है तो रिटर्न इनवर्ड्स के लिए जर्नल एंट्री क्या होती है आपके पास? ये आपकी सेल्स रिटर्न्स होती हैं। सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट होता है और एम निनी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बाय 200। लेकिन आपने उसे क्या किया, उसे रिटर्न आउटवर्ड्स जर्नल में लिख दिया, आपने उसको बिल्कुल रिवर्स कर दिया है। रिवर्स में आपने क्या किया है, एम निनीज अकाउंट डेबिट कर दिया है और सेल्स रिटर्न की बजाय रिटर्न आउटवर्ड्स यानी कि परचेज रिटर्न क्रेडिट कर दिया है। अब आप जब करेक्शन करेंगे ना, तो करेक्शन में क्या होगा कि आप पहले तो ओरिजिनल एंट्रीज की कर लें कि हमारे पास जो रिटर्न हुई हैं वो रिटर्न हुई हैं रिटर्न इनवर्ड्स। सेल्स रिटर्न्स अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, एमनीनीज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और जो आपने रॉन्ग किया हुआ इसको करेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे कि जो आपने यहाँ पर रिटर्न आउटवर्ड्स की हैं, परचेजेस रिटर्न क्रेडिट की हुई हैं, इसको डेबिट कर दें और एम निनीज अकाउंट को क्रेडिट कर दें। अल्टीमेटली क्या होगा कि जो एम निनीज अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा 400 से और डेबिट में आपके क्या आ जाएंगी, सेल्स रिटर्न 200 से और परचेज रिटर्न 200 से डेबिट हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है? इसकी जर्नल एंट्री करके मुझे सेंड करें कि
सबने कर ली है? मुझे सेंड करें जर्नल एंट्री इसकी। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री करें, नेक्स्ट देखें फोर्थ वाली, उसने कहा परचेज ऑफ द सेकंड हैंड डिलीवरी व्हीकल। डिलीवरी व्हीकल सेकंड हैंड है या फर्स्ट हैंड है, जो मर्जी है, वो आपके पास क्या है, वो आपने परचेज कर ली। हैड बीन डेबिटेड टू द डिलीवरी एक्सपेंसेस, आपने उसको रॉन्गली डिलीवरी एक्सपेंसेस में, डिलीवरी व्हीकल एक्सपेंसेस में डाल दिया, ठीक है। इसकी जर्नल एंट्री करें जरा, क्या होगी इसकी जर्नल एंट्री करके मुझे सेंड करें, जल्दी करें। अच्छा देखें, यहाँ पर ना जो जर्नल एंट्रीज हैं वो सिर्फ एक मुस्कान के मुझे आ रहे हैं मैसेजेस, बाकी तो कोई भी नहीं कर रहा। अनाबिया आपने किया डिलीवरी, परचेजेस अकाउंट मुस्कान आपने डेबिट किया और कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया। परचेजेस डिलीवरी वैन जो है नॉन करंट एसेट है, इट विल नॉट बी कंसीडर एज अ परचेज, ठीक है। इट विल बी रिकॉर्डेड, नॉन करंट एसेट विल ऑलवेज बी रिकॉर्डेड विद द नेम, ठीक है। डिलीवरी वैन अकाउंट डेबिट हो जाएगा बाई 1800 एंड क्रेडिट आपने उसको डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस में लिख दिया है, वो रॉन्ग किया, तो डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस को आप क्रेडिट कर देंगे। अनाबिया वेरी गुड, आपका आपका ये ठीक है ट्रीटमेंट, ठीक है। डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस आपने डेबिट किए हैं, उसको रिकॉर्ड किए हुए एक्सपेंसेस में आप उनको क्रेडिट कर देंगे, और डिलीवरी व्हीकल जो है उसको आप डेबिट कर देंगे। वेरी गुड अनाबिया। और उसके बाद मुर्तज़ा आपने क्या किया है, व्हीकल अकाउंट डेबिट हो गया, व्हीकल एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट हो गया। ओके मुर्तज़ा वेरी गुड। नायला आपने क्या किया, नायला रजाक व्हीकल अकाउंट डेबिट कर दिया और एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट कर दिया, व्हीकल एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट कर दिया। वेरी गुड। अच्छा उसका जो दूसरा पार्ट है ना वो देखें, उसने कहा डेप्रिसिएशन ऑन द, डेप्रिसिएशन ऑन द मोटर व्हीकल इज चार्ज एट द रेट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट, ठीक है। अब जब 20% ऑन कॉस्ट निकालेंगे तो 1800 का 20% कैलकुलेट करें कितना होता है, और उसने डेप्रिसिएशन की एंट्री भी नहीं की हुई, ठीक है। तो आप डेप्रिसिएशन की एंट्री भी यहाँ पर करेंगे, तो उसकी एंट्री क्या होगी वो ज़रा बताएं। अब पहली एंट्री आपकी करेक्ट है, वेरी गुड। अब सेकेंड एंट्री बताएं, इसमें आप डेप्रिसिएशन की भी इन्वॉल्वमेंट है तो डेप्रिसिएशन भी आप करेंगे, तो डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री होती है वो बताएं। Okay, Anabia, depreciation expense account debit and provision for depreciation account 360 से क्रेडिट, वेरी गुड। नाइला डेप्रिसिएशन डेबिट और क्रेडिट में क्या होगा, हमेशा डबल एंट्री होती है जब भी होगी, ठीक है। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट, मुस्कान वेरी गुड। ओके वेरी गुड। और उसके बाद नेक्स्ट देखें, ट्रांजैक्शन जो है उसके लिए क्या एंट्री होगी। लुक एट द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 5, लुक एट दिस। उसने कहा है कि आपके पास ना कैश रिसीव्ड $200 फ्रॉम जी हैंसन वाज करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक, ठीक है। कैश बुक में करेक्टली एंटर्ड है, इसका मतलब ये है कि जब आप कैश रिसीव करते हैं दैट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक, ठीक हो गया। मुर्तजा नवीद, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट, नो मुर्तजा आपने रिवर्स एंट्री कर दी है। डेप्रिसिएशन जो होती है एक्सपेंस वो डेबिट होता है, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट होता है, ठीक है।
आपने उसको रिवर्स कर दिया है। उसके बाद देखें उसने कहा कि कैश बुक में ना जो आपने अमाउंट रिसीव किया है जी हैंसन से वो करेक्टली रिकॉर्डेड है। हैड बीन क्रेडिट टू जी हैरिसन अकाउंट। आपने नेम गलत कर दिया उस पर्सन का। नेम क्या कर दिया है? जी हैरिसन कर दिया है, जी हैंसन से रिसीव किया है। आप देखें जिस पर्सन का नेम आपने क्रेडिट किया रॉन्गली वो है जी हैरिसन, इसको डेबिट कर दें, ठीक है। और जिस पर्सन से पैसे लिए हैं उसके अकाउंट क्रेडिट कर दें तो ये आपकी करेक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास ये जो जी हैंसन अकाउंट होगा वो क्रेडिट हो जाएगा और जी हैरिसन अकाउंट डेबिट हो जाएगा बाय 200। कैश की करेक्ट एंट्री है, उसमें कोई मसला नहीं है। उसके बाद उसने क्वेश्चन 6 देखें ट्रांजैक्शन, उसमें उसने कहा कैश सेल्स ऑफ 400 टू जे स्टेफनसन रॉन्गली रिकॉर्डेड एज अ लोन फ्रॉम हिम, ठीक है। आपने कैश सेल्स की हैं, एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट क्रेडिट, बट आपने क्या किया उसको लोन ट्रीट कर लिया है, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट और लोन अकाउंट क्रेडिट कर दिया है। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? इसकी करें एंट्री जरा, जर्नल एंट्री लास्ट की। जी, क्या एंट्री होगी? आपका लोन अकाउंट रॉन्गली क्रेडिट हुआ है, ठीक है। इसको आपने रॉन्गली क्रेडिट किया हुआ है, आप इसको डेबिट कर लें। ये जो लोन अकाउंट है ये डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट में क्या होना चाहिए? आपकी सेल्स होनी चाहिए, सेल्स क्रेडिट कर दें, ठीक है। तो ये आपकी एंट्री करेक्ट हो जाएगी। लोन अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ओके, वेरी गुड मुस्कान, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखें जो नेक्स्ट एंट्री है ना उसमें देखें हमारे पास उसने एक पूछा था कि आपने ना एरर की टाइप्स बतानी। जो फर्स्ट एरर था उसमें हम ऑल टुगेदर भूल गए थे, रिकॉर्ड नहीं किया था, दैट वाज एरर ऑफ ओमिशन। सेकंड में क्या किया था कि हमने रिकॉर्ड अमाउंट गलत कर दी थी। हमने 341 से रिकॉर्डिंग करनी थी जबकि हमने रिकॉर्डिंग की थी 413 से। दिस इज ट्रांसपोजिशन एरर एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एरर और एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। उसके बाद यानी कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में आपने गलत बुक में रिकॉर्ड कर दिया उसको। उसके बाद आप देखें कि आपका जो थर्ड एरर था उसने कहा था कि आपने क्या किया, कंप्लीटली रिवर्स कर दिया था, ठीक है। रिटर्न इनवर्ड्स थी, रिटर्न आउटवर्ड्स उसको रिकॉर्ड कर लिया था, कंप्लीट रिवर्सल एरर था, ठीक हो गया। जो फोर्थ एरर था उसमें आपने क्या किया था कि नॉन करंट एसेट परचेज किया और उसे एज अ करंट एक्सपेंस लिख दिया। मतलब ना आपने क्या किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को के एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर दिया। तो वो आपके पास क्या हो गया, आपके पास ये एरर ऑफ प्रिंसिपल आ गया। जो आपके पास नेक्स्ट एरर है ना वो क्या है, उसमें ना आपने नेम गलत कर दिया। जिस पर्सन से पैसे लिए उसका नेम आपने गलत कर दिया, ठीक है। जी हैंसन की बजाय जी हैरिसन कर दिया। दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन। और जो लास्ट एरर है वो आपके पास कौन सा एरर है? आपने जो लास्ट किया एरर उसमें भी आपने क्या किया, कैश रिसीव किया है, सेल्स आपने किए हैं, ठीक है। सेल्स आपकी आती है इनकम स्टेटमेंट में, ठीक है। रेवेन्यू इनकम है और रेवेन्यू रिसीट्स हैं, ठीक है। और आपने उसे एज अ लोन कंसीडर कर लिया तो लोन कैपिटल रिसीट्स होती हैं, ठीक है। होती दोनों रिसीट्स हैं, यानी रिसीट का मतलब है आपने पैसे रिसीव किए हैं, किसी से अमाउंट रिसीव की है। तो सेल्स रेवेन्यू रेवेन्यू सेल्स रेवेन्यूज जो होते हैं रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं, इनकम स्टेटमेंट में आती हैं। लोन कैपिटल रिसीट्स होती हैं और ये आपके पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आती हैं। तो इनके रॉन्ग होने की वजह से क्या हो गया आपके पास ना कि ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ये भी एरर ऑफ प्रिंसिपल है। अब इस पे जाएं जरा, क्वेश्चन नंबर 13 देखें जरा, 13.3। उसने क्या, एन इनएक्सपीरियंस्ड, लास्ट एरर जो है एरर ऑफ प्रिंसिपल है मुस्कान। हाँ जी। उसके बाद देखें नेक्स्ट उसने कहा है कि आपके पास ना
जो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें उसने कहा 13.3 में कहता है एन इनएक्सपीरियंस बुक कीपर हैज ड्रॉन अप द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस फॉर कार्ल वर्ड हु इम्पोर्ट्स एंड सेल्स फर्नीचर। ठीक है, ये इनएक्सपीरियंस जब भी आपको कहेगा इसका मतलब है उसमें कोई एरर है, उसने गलत चीजें की हुई हैं। उसने ये कहा है कि उसका उसका कोई उसने कहा है कि नंबर वन जो रिक्वायरमेंट है ना, उसने उसमें कहा है कि आप क्या करें इसमें वन रिक्वायरमेंट में। उसने कहा आप क्या करें, प्रिपेयर a corrected trial balance before correcting the above errors, balancing it uh, with the suspense account, और जो बैलेंस बचेगा उसे सस्पेंस अकाउंट में डाल दें। ठीक है, अब देखें करेक्शन में क्या है। पहले नंबर पर आप देखें आपके पास जो चीज़ आ रही है सेल्स, सेल्स उसने रिकॉर्ड की हुई है एज अ क्रेडिट बैलेंस, ये करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद इन्वेंट्री जो है आपकी डेट देखें, इन्वेंट्री डेट के हिसाब से आप रिकॉर्ड करते हैं, 1 अक्टूबर को उसने 2004 को रिकॉर्ड हुआ है, तो ये ओपनिंग इन्वेंट्री है। ठीक है, जो 30 सितंबर को आती है ना, जो उसने इन्वेंट्री 30 सितंबर वाली है, ये यहाँ नहीं आएगी क्योंकि ये आपके पास है एडजस्टमेंट में आएगी। ठीक है, तो इसको आपने क्या करना है, ये आपकी रॉन्ग है। ठीक है, इसको आपने कंसीडर नहीं करना। ठीक है, इसको निकाल देना आपने यहाँ से, ये आपकी रॉन्ग है। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास जो परचेजेज हैं, परचेजेज भी करेक्ट हैं। ठीक है, ये करेक्ट हैं और ये ऊपर वाली इनकरेक्ट है। ठीक है, ये आपका क्रॉस हो गया, ये आपकी इनकरेक्ट है। 2100 परचेजेस जो हैं वो आपकी करेक्ट हैं। कैरिज इनवर्ड एक्सपेंस होता है, करेक्ट है। कैरिज आउटवर्ड भी रॉन्ग है, इसको भी आपने डेबिट करना है। ठीक है, ये डेबिट हो जाएगा। उसके बाद आपकी वेजेस एंड सैलरीज सॉरी रिटर्न आउटवर्ड्स लिखी हुई हैं, ये क्रेडिट ही होती हैं, करेक्ट हैं। फिर आपकी वेजेस एंड सैलरीज डेबिट होती हैं, करेक्ट हैं। इंश्योरेंस एक्सपेंस है, करेक्ट है। उसके बाद उसने कहा है कि रेंट एंड रेट्स पेड, ये भी एक्सपेंसेस हैं, रेंट। डिस्काउंट अलाउड भी एक्सपेंस होता है, ये भी करेक्ट है। ठीक हो गया। उसके बाद उसने कहा है कि आपके पास ना जनरल एक्सपेंसेस, ये भी एक्सपेंसेस हैं, ये भी करेक्ट हैं, डेबिट होते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड रॉन्ग है, यहाँ पर ना ये होना चाहिए था क्रेडिट। ठीक है, इसको आपने यहाँ पर ये रॉन्ग है, एक तो ये क्रेडिट होगा, ये वाला। ठीक है, ये क्रेडिट बैलेंस होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। बैंक ओवरड्राफ्ट भी रॉन्ग है, ये भी क्रेडिट होना चाहिए, ये भी आपने डेबिट में लिख दिया। ठीक है, इसको भी आपने क्रेडिट करना है ट्रायल बैलेंस करेक्ट करते हुए। मोटर व्हीकल एट कॉस्ट है, ये भी आपका करेक्ट है, आपने ये सही लिखा हुआ है यहाँ पर ना। उसके बाद आपके पास आ रहा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जो है वो आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दे दी है, ये भी क्रेडिट होती है, करेक्ट है। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स भी करेक्ट लिखे हुए हैं, ट्रेड पेबल्स भी करेक्ट लिखे हुए हैं। ड्राइंग्स जो हैं वो डेबिट होती हैं, उसने क्रेडिट लिखी हुई हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या है, इनकरेक्ट है, इसको भी आप क्या कर लेंगे, इनको भी आपने डेबिट करना है इसको। ठीक है, उसके बाद आपके कैपिटल बी डेबिट लिखा हुआ है, ये क्रेडिट होना चाहिए। ये जो जो मैंने सर्कल कर दिए ना, ये सारी चीजें आपने करेक्ट करनी है, तो फिर आपका ट्रायल बैलेंस न्यू बनेगा। जब ट्रायल बैलेंस न्यू बनेगा ना, तो आपका जो डिफरेंस आएगा डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे, वो आपका आएगा डिफरेंस। इसको कहते हैं कि हमारे पास ना वो आ जाएगा, क्या कहते हैं, डिफरेंस। जो डिफरेंस है उसको हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे, और उसने क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि आपने क्या करना है, उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल देना है। अच्छा, अब देखें यहाँ पर ना आपने इसे क्या कर देना है, सस्पेंस अकाउंट में डाल देना है। क्लियर। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि आपके पास ना उसने कहा कि जर्नल एंट्रीज बनाएं एरर को करेक्ट करने के लिए। जर्नल एंट्रीज जो बनेंगी वो हमारे पास यहाँ नीचे इंफॉर्मेशन जो दी है, कहता है आफ्टर डेप्रिसिएशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस ऑफ सॉरी आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस द फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हुआ, उसके बाद एरर हुए हैं। नंबर वन एरर देखें, उसने कहा आ क्रेडिट नोट टू अ कस्टमर। आप देखें आपने क्रेडिट नोट दिया कस्टमर को। ठीक है, एक ऊपर स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी एक क्वेश्चन में, उसमें लिखा हुआ था क्रेडिट नोट फ्रॉम द सप्लायर। ठीक है, वो फ्रॉम द सप्लायर था। आपने यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उसने कहा है क्रेडिट नोट
टू अ कस्टमर आपने दिया है, ठीक है। तो आप अगर क्रेडिट नोट देते हैं, दिस इज सेल्स रिटर्न, ठीक है। कहता है फॉर द रिटर्न इनवर्ड्स ठीक है, उसने सेल्स रिटर्न किए हैं 250 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द बुक्स, उसको आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, ठीक है, ओमिट कर गए, दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन के लिए एंट्री क्या होगी, इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगी, एरर ऑफ ओमिशन जो पहला हुआ है, ठीक है, इसके लिए बताएं एंट्री क्या होनी चाहिए, कि आप जो ओरिजिनल एंट्री होनी चाहिए वही आप करेंगे एरर ऑफ ओमिशन के लिए। व्हाट विल बी द एंट्री, सेल्स रिटर्न्स हुई हैं, सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट, और कैश क्रेडिट नहीं होगी मुस्कान, कैश तो आप दे ही नहीं रहे ना, तो आप ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट करते हैं, ठीक है। कैश तो आप वापस कर रहे हैं नहीं कर रहे, आपने सिर्फ क्रेडिट नोट इशू किया है, ठीक हो गया। तो इसके लिए एंट्री होगी सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में आपके अकाउंट से रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएंगे, ओके गुड। अनाबिया सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट एंड ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट क्रेडिट, ओके वेरी गुड अनाबिया। उसके बाद नेक्स्ट देखें, उसने कहा है कि सेकंड जो एरर है उसमें उसने क्या कहा है, कहता है इन द सेल्स डे बुक, ठीक है, ये रिकॉर्ड आपको वो जो इंफॉर्मेशन दे रहा है इज टॉकिंग अबाउट द सेल्स डे बुक, ठीक है। कहता है देयर हैड बीन अ कास्टिंग एरर एंड अ पेज ऑफ टोटल, कास्टिंग एरर का मतलब होता है कि आपने टोटल किया है और टोटल में कोई गलती कर दी आप, ठीक है। कहता है a page subtotal of 14,625 had been carried forward at 16,425। अच्छा देखें, वो कहता है टोटल उसका बनता था 14,625, और वो जब आपने कैरी फॉरवर्ड किया, कैरी फॉरवर्ड का मतलब ये होता है कि आपके एक पेज से दूसरे पेज पे अमाउंट ट्रांसफर हुई है, कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। जैसे हम बैलेंस ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन करते हैं, ब्रॉड डाउन जब हुआ है, कहता है वो हो गया है 16,425, ज्यादा किया है या कम किया है, ठीक है, आपने ट्रांसफर करते हुए अमाउंट कम कर दी, ठीक हो गया। उसने कहा ट्रेड रिसीवेबल्स हाउएवर हैड बीन करेक्टली पोस्टेड, वो कहता है कि जो ट्रेड रिसीवेबल्स थे ना वो करेक्टली पोस्ट हुए हैं, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल में कोई एरर नहीं है, एरर कहाँ है आपके पास, वो है एरर आपके पास सेल्स डे बुक के अंदर, ठीक है। सेल्स डे बुक से एरर हुआ है, वहां पर आपने क्या कर दिया, सेल्स को कम रिकॉर्ड किया है, कितनी अमाउंट से कम रिकॉर्ड किया है, 16,000 बैलेंस, सॉरी उसको ना आपने ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, 14,625 था और उसको आपने रिकॉर्ड कर दिया 16,425, ओवर स्टेट कर दिया, क्या कर दिया, ओवर स्टेट कर दिया। तो अब आप इसको जब सेल्स को करेक्ट करेंगे, तो सेल्स क्रेडिट बैलेंस होता है, करेक्ट करेंगे तो ये डेबिट हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट करने के लिए सेल्स ओवर स्टेट की हुई है, अगर ये अंडर स्टेट होता तो हम सेल्स को फर्दर क्रेडिट कर देते, और डेबिट में सस्पेंस अकाउंट हम डाल देंगे, डेबिट में क्या करेंगे हम उसको, सॉरी क्रेडिट में सस्पेंस अकाउंट इसको डाल देंगे, ठीक हो गया। किस किसने एंट्री भेजी है, अच्छा ये अनाबिया आपने भेजी, सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, सेल्स कम हो जाएंगी, और साथ में आपके पास सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बाय 1800, वेरी गुड। उसके बाद देखें, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट देखें, आपके पास ना जो एंट्री है नेक्स्ट, एरर, उसने कहा ड्यू टू द ट्रांसपोजिशन एरर, ट्रांसपोजिशन एरर क्या होता है कि आपने फिगर गलत लिख दिए हैं, यानी कि ओरिजिनल एंट्री है ट्रांसपोजिशन एरर, ठीक है, जो मैंने पढ़ाया था आपको एक एरर। अब उसमें उसने कहा है कि जो ट्रांसपोजिशन एरर है ना, उसकी वजह से टेलीफोन एक्सपेंस ऑफ 570 had been entered in the telephone account as 790, आपने एक्सपेंस को ओवर स्टेट किया है, तो जो एक्सपेंस आपने ओवर स्टेट किया है इसका मतलब है डेबिट ज्यादा किया, क्योंकि एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, उसको क्रेडिट कर दें डिफरेंस से। डिफरेंस कितना आ रहा है 570 और 790 में, डिफरेंस आपका आ रहा है 220 का,
इतने से टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट कर दें और डेबिट में आप क्या कर देंगे, डेबिट में आपका सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट उसने कहा है कि आपके पास ना जो एन इनवॉइस फॉर द क्रेडिट परचेजेस ऑफ 1420 हैड बीन एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक एज 1240। ठीक है, अब यहाँ देखें, एन इनवॉइस फॉर द क्रेडिट परचेज की है आपने 1420 की, और उसको जाके आपने सेल्स डे बुक में लिख दिया और वो लिख दिया आपने 1240। ठीक हो गया, as 1240 out posted correctly but posted correctly to the trade payables account। ट्रेड पेएबल्स अकाउंट में अब कोई एरर नहीं है। ठीक है, आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेजेस अकाउंट डेबिट होने चाहिए थे 1420 से, और आपके पास जो क्रेडिट होना चाहिए था वो ट्रेड पेएबल्स होने चाहिए थे 1420 से। वो ट्रेड पेएबल्स करेक्टली रिकॉर्ड है, लेकिन उसने कहा कि आपने सेल डे बुक में जाके ना उसे 1240 से रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, तो आपके पास पहली चीज है परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएंगी, वो आपके पास चूंकि आपने परचेजेस की हुई है इतनी अमाउंट से 1420 से, ये डेबिट हो जाएंगी। और सेल्स आपने परचेजेस डेबिट बाय 1420 और सेल्स आपने क्रेडिट की हुई रॉन्गली, इसको भी डेबिट कर दें, सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा बाय 1240, तो सेल्स भी आपकी करेक्ट हो जाएंगी। क्योंकि ट्रेड पेएबल्स में कोई एरर नहीं है तो इसका मतलब है ये एरर आपका सस्पेंस अकाउंट में जाएगा। ठीक है, एक साइड पे आपने एरर किया हुआ है। ठीक है, एरर टोटल सस्पेंस अकाउंट में दोनों को ऐड करके यहाँ पर चला जाएगा। उसके बाद देखें, नेक्स्ट उसने कहा है कि आपके पास ना डिस्काउंट रिसीव्ड 685 हैड बीन डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट रिसीव आपने किया, ये क्रेडिट होना चाहिए था 685 से, आपने उसको रॉन्गली डेबिट कर दिया। हैड बीन डेबिटेड का मतलब है कि आपने यहाँ से आगे ना एरर कर दिया, रॉन्ग कर दिया, डिस्काउंट अलाउड में डेबिट कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि डिस्काउंट अलाउड रॉन्गली डेबिटेड है, इसे क्रेडिट कर दें। डिस्काउंट अलाउड क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट से, 685 से। डिस्काउंट रिसीव्ड आपने नहीं लिखा हुआ, उसको डिस्काउंट रिसीव्ड को भी क्रेडिट कर दें, और डेबिट में आपका क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा, डबल अमाउंट से आएगा ये। ठीक हो गया, उसके बाद नेक्स्ट देखें तो उसने कहा है कि ट्रेड पेबल्स अकाउंट जो है ना, वो आपके पास क्या है, ट्रेड पेबल्स अकाउंट बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड इन द करंट ईयर एज 9740 instead of 9470 shown as the last year trade balance payable। ठीक है, आपने क्या किया है, आपने बैलेंस जो ब्रॉट फॉरवर्ड किया है ना, करंट ईयर में, वो 9740 आपने किया है। ठीक है, करना कितना चाहिए था, 9470। तो आपने ट्रेड पेबल्स को है वो ओवर स्टेट किया हुआ है, ट्रेड पेबल्स को क्या किया, ओवर स्टेट। तो ट्रेड पेबल्स को जो डिफरेंस आता है इन दोनों का, उतनी अमाउंट से आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो वो करेक्ट हो जाएगा। अगर ट्रेड पेबल्स अंडर स्टेट होते ना, ठीक है, ये रिवर्स होती हैं, रिवर्स पैशन में होती, 9470 होना चाहिए था और आपने 9740, तो फिर आपके के पास क्या होते हैं, आपने आप उसका रिवर्स कर देते उसको। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रेड पेबल्स अवर स्टेटेड है, अवर स्टेटेड का मतलब आप जब करेक्ट करेंगे उनको आप क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि ट्रेड पेबल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये आपके पास करेक्ट हो जाएंगे। कितना डिफरेंस आ रहा है, 270 का ट्रेड पेबल्स अकाउंट 270 से डेबिट हो जाएंगे, और आपके पास सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बाय 270 से। ठीक है, और उसके बाद आपने ना सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करना है। सस्पेंस अकाउंट जब आप लिखेंगे तो उसमें ये जितनी एंट्रीज हमने ऊपर की हैं ना सस्पेंस अकाउंट वाली, वो डालेंगे। आपने वो अकाउंट कैसे बनाना है, सस्पेंस अकाउंट आपने टी अकाउंट में ही बनाना है, इसको टी शेप में ही। ठीक है,
टी शेप में आपने सस्पेंस अकाउंट बनाना है। तो आपने जितना ऊपर बैलेंस इसको नया आप ए जो पार्ट ए है इसमें आपको जितना बैलेंस आपको मिलेगा, अगर वो क्रेडिट साइड शॉर्ट है तो बैलेंस आप क्रेडिट साइड पे इसका लिखेंगे, अगर डेबिट साइड शॉर्ट है तो डेबिट साइड पे आप उसका बैलेंस लिखेंगे। और बाकी ये जो एरर्स की एंट्री की है ना करेक्शन की, वो सस्पेंस अकाउंट जहाँ डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे आप लिख दें उसको, जहाँ क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट पे लिख दें, और एट द एंड उसको आप क्या कर लें, बैलेंस कर लें। जब आप बैलेंस कर लेंगे तो आपके पास उसका न्यू बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस कैरी डाउन भी हो सकता है, बैलेंस ब्रॉड डाउन, वो कैरी डाउन जो होगा उसे, अगर वो आपका क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी में लिखेंगे, करंट लायबिलिटी में, अगर डेबिट बैलेंस है तो उसे करंट एसेट में लिखेंगे। अगर कुछ नहीं है, जीरो हो गया, तो फिर आपका सस्पेंस अकाउंट खत्म हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक तो ये तो थे आपके लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना आपके पास, वो क्वेश्चन भी सिमिलर है जो अभी हमने किया इसी तरह के। ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ना आपने क्वेश्चन नंबर एक करना है, यहाँ से ना क्वेश्चन नंबर 5 भी करना है और 6 भी करना है। अभी ना आप लोग ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसका मैं आपको भेजूंगा, सॉल्यूशन के साथ अपडेट कर दूंगा, ठीक है। जो इसका फुल सॉल्यूशन है वो भी साथ में आपको दे दूंगा। तो उसके बाद ना अब हम करते हैं एमसीक्यूज जो है ना, कि अगर आपके पास पेपर में एमसीक्यूज आते हैं तो देन हाउ विल यू अटेम्प्ट दोज एमसीक्यूज, ठीक है। अच्छा देखें, ये आपके पास हैं एमसीक्यूज ठीक है। आपको मैं दो चैप्टर्स दूंगा इसके ना एमसीक्यूज के। एक एक्सपेंसेस, एक एमसीक्यूज होंगे जो आपको बिल्कुल ना वो होंगे जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते। I will give you the second type of MCQs. Those will be related to the those MCQs will be related to the errors which affect trial balance agreement, ठीक है। ये पहला जो है ना, इसमें है कि ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट नहीं इफेक्ट होता। अब इसमें देखें जो आपके पास जो अ, पहला चीज है वो देखें क्या है आपके पास उसमें जो पहला क्वेश्चन है, लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, रीड आउट। आप इसे रीड करें क्वेश्चन नंबर 1 को। उसने कहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में कि a truck cost 8,000, the price include 36 for the petrol, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने एक ट्रक लिया और उसमें को घर तक लाने के लिए आपने ना उसमें पेट्रोल भी डलवा लिया, ठीक हो गया। कहता है द टोटल पेमेंट ऑफ 8,000 वाज डेबिटेड इन द ट्रक अकाउंट। ट्रक के अकाउंट में आपने 8,000 की अमाउंट डेबिट की है। उसने कहा अब उसमें ना जो प्राइस थी ना 8,000, उसमें इंक्लूड है एक अमाउंट भी। कौन सी अमाउंट इंक्लूड है, ये देखिए। उसने कहा ये 8,000 है, ठीक है, 8,000। इसमें ना 36 के पेट्रोल के एक्सपेंसेस हैं, ये इंक्लूड कर दी। ये 8,000 में से आपने माइनस कर देने, ठीक है। क्योंकि ये तो शामिल, ये तो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, ठीक है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर्स नहीं है, ठीक है।
तो रिमेनिंग जो होंगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होंगे। उसने कहा द इफेक्ट ऑन द इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। अब यहाँ पर क्या हुआ, आपने एक इस एरर की वजह से क्या इफेक्ट हुआ, एक तो आपने ये 36 इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्ट नहीं किया, एक्सपेंसेस में रिपोर्ट नहीं किया, तो आपके जो एक्सपेंसेस हैं उनको आपने क्या कर दिया, अंडरस्टेट कर दिया। जब आपके एक्सपेंसेस अंडरस्टेट होते हैं तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आपका ओवरस्टेट हो जाता है। प्रॉफिट क्या हो जाता है, ओवरस्टेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है। दूसरे नंबर पर आपने जब इसको ये 8000 की अमाउंट में इंक्लूड किया है तो आपने जो नॉन करंट एसेट्स हैं उनको क्या किया, ओवरस्टेट किया हुआ है। नॉन करंट एसेट्स को क्या किया हुआ है, ओवरस्टेट किया हुआ है। तो जब आप क्या करेंगे यहाँ पर, जब आप इसकी करेक्शन करेंगे, ठीक है, उसने कहा इफेक्ट क्या होगा, उसका इफेक्ट बताना है इनकम स्टेटमेंट पे और बैलेंस शीट पे। इनकम स्टेटमेंट में आपके प्रॉफिट्स जो हैं वो डेफिनेटली ओवरस्टेट हो गए हैं। उसने कहा प्रॉफिट्स पार्ट ए में उसने कहा नो इफेक्ट, ये तो रॉन्ग हो गया, सीधा उसको सेकंड पार्ट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। उसने कहा बी में प्रॉफिट ओवरस्टेट हुए बाय 36, ठीक है, ओवरस्टेट हो गए। सी में भी उसने कहा प्रॉफिट ओवरस्टेटेड बाय 6, और थर्ड में उसने कहा प्रॉफिट जो है वो आपने क्या कर दिए, अंडरस्टेट कर दिए हैं। ठीक है। प्रॉफिट अंडरस्टेट तो तब होते हैं जब हम एक्सपेंसेस को बढ़ाते हैं, तो प्रॉफिट तो पहले ही ओवरस्टेट है। ये आपके पास डी पार्ट भी रॉन्ग है। अब नॉन करंट एसेट जो है वो भी ओवरस्टेट हो गए। तो इस दूसरे में ऑप्शन जो है, इस तरह हमारे पास ऑप्शन बी जो है दैट बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जिसमें प्रॉफिट ओवरस्टेट हो गए 36 से और उधर से एसेट्स भी आपके ओवरस्टेट हो गए 36 से। ठीक है, इज दैट क्लियर। उसके बाद आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, उसने कहा है कि इन्वेंट्री एट 31 दिसंबर 1995 ओवर स्टेटेड बाय 6000। ठीक है, कहता व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन द ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होगा आपका 31 दिसंबर 1996 को। आपने 31 दिसंबर 2000 1995 को इन्वेंट्री ओवरस्टेट किए। इसका मतलब ये जो ओपनिंग इन्वेंट्री थी 96 के लिए, ओपनिंग स्टॉक था, तो ओपनिंग स्टॉक आपने क्या किया, ओवरस्टेट किए। जब आपका ओपनिंग स्टॉक ज्यादा हो जाएगा 6000 से, ठीक है, तो आपके पास जो कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी तो आपकी बढ़ जाएगी बाय 6000। तो जितने से कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी, इंक्रीज होगी, उतने से आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट विल बी अंडरस्टेटेड, ठीक है, बाय 6000। तो इसमें ऑप्शन देखें हमारे पास कौन सी होगी, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद देखें नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखें, उसने कहा है कि आपके पास ना गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू नाइट वर रॉन्गली डेबिटेड टू समिथ अकाउंट। बेची किसको है, लिखी किसके अकाउंट में है, ये एरर है। ठीक है, जब आप इस एरर को करेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, एरर के अकाउंट को आपने क्या कर देना, जो सॉरी एरर कौन सा है, नाइट अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और समिथ अकाउंट डेबिट कर देंगे। ठीक है, समित अकाउंट आपने रॉन्गली डेबिट कर दिया, इसको क्रेडिट कर देंगे, और सॉरी और इसको डेबिट कर देंगे। नाइट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और स्मिथ का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि स्मिथ को आपने रॉन्गली डेबिट किया हुआ है। सेल करते हैं, क्योंकि सेल के टाइम एंट्री क्या होती है, आपके जो नाइट अकाउंट ये डेबिट होना चाहिए था। ठीक है, और क्रेडिट में आपके पास होनी चाहिए थी सेल्स, लेकिन आपने क्या किया, नाइट की बजाय स्मिथ को डेबिट किया हुआ है। तो स्मिथ का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे और नाइट का अकाउंट डेबिट कर देंगे। ये आपकी करेक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें देखें हमारे पास
अच्छा, आपने मुस्कान कहा है कि जो हमारे पास ये है क्या नाम है इसका, कॉस्ट ऑफ सेल्स वो कम नहीं होगी, नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम तब होगी जब क्लोजिंग स्टॉक कम होगा, क्लोजिंग स्टॉक तो कम हुआ ही नहीं है ना। ठीक है मुस्कान, ये जो क्वेश्चन है ना, जो हमारे पास सेकंड है, इसमें डेट देखें, ये 95 है और ये आप 96 की बात कर रही हैं, तो 95 का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है एक साल का, वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होता है। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक ओवर स्टेट हो जाएगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी ओवर स्टेट हो जाएगी। ठीक है, आपके ये होता है कि आपके पास अगर ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक है, ये अगर आपका ओवर स्टेट है ना, तो उससे आपकी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स होती हैं वो भी ओवर स्टेट हो जाती हैं, और जीपी जो होगा वो आपका अंडर स्टेट हो जाएगा। और अगर आपके पास ये वाइस वर्सा में है, ओपनिंग स्टॉक कम है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कम हो जाएगा, और आपके पास जीपी जो है वो ओवर स्टेट हो जाएगा। लेकिन अगर ये केस है ना क्लोजिंग स्टॉक के साथ, तो क्लोजिंग स्टॉक का लेना है तो वो 31 दिसंबर वाला क्लोजिंग स्टॉक होगा, तो वो तो उसके बारे में तो उसने बात ही नहीं की, उसने ओपनिंग के बारे में की है। तो क्लोजिंग स्टॉक जब आपके पास ओवरस्टेट हो जाता है तो उसका मतलब होता है जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि माइनस हुआ होता है, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाती है, प्रॉफिट बढ़ जाता है। आपके पास इसी तरह क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडरस्टेट हो गया है तो उससे आपके कॉस्ट ऑफ सेल्स इंप्रूव हो जाएगी और आपके पास प्रॉफिट कम हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स आप ये माइंड में रख सकते हैं कि आपके जो ओपनिंग स्टॉक होता है ना, ओपनिंग स्टॉक वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ, और जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ। ठीक हो गया, और प्रॉफिट के साथ भी इनका रिलेशन फिर इससे एक याद रख लें, दूसरा प्रॉफिट के साथ रिलेशन ऑपोजिट होता है इनका। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखें नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने क्या कहा, उसने कहा है कि आपके पास ना, आफ्टर अ ट्रेडर्स नेट प्रॉफिट हैड बीन कैलकुलेटेड, आपने क्या किया, नेट प्रॉफिट जो है वो ट्रेडर का कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद उसके बाद क्या हुआ है कि आपके पास ना, आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ द नेट प्रॉफिट फ्रॉम द ट्रेडर, कहता है इट इज डिस्कवर्ड दैट द क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज अंडर वैल्यूड। अब यहाँ देखें ना, उसने कहा है कि आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, अब उसको आपने क्या कर दिया, कम लिख दिया 1000 से। कहता है इफेक्ट क्या होगा एरर का, जीपी पे और नेट प्रॉफिट पे, दोनों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखें, क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक को मैंने कहा था कि ये क्या है आपका, उसने अंडर वैल्यूड है, कम लिखा है। जब ये कम लिखेंगे तो हम क्योंकि इसको माइनस कर रहे होते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स में, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ जाएगी तो जीपी, जीपी रह जाएगा। अब जीपी क्या हो जाएगा, जब कॉस्ट ऑफ सेल्स आपका क्लोजिंग स्टॉक कम है तो ऑटोमेटिकली जीपी भी कम होगा, तो नेट प्रॉफिट भी तो कम हो जाएगा। ठीक हो गया। देखें आपके पास ना, क्या कौन सा आंसर होगा इसमें ऑप्शन। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। अच्छा, इसमें ना इधर देखें एक और चीज, इसमें मैं एक चीज मिस कर गया हूँ, उसको जरा देखें। उस एरर के इफेक्ट है, उसने कहा बताएं करेक्ट करने का क्या इफेक्ट होगा। तो करेक्ट करेंगे तो इसका रिवर्स हो जाएगा, करेक्ट करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक, अब आप ऊपर चला गए, ये तो आपका आ गया एरर का इफेक्ट।
ठीक है। अब करेक्शन जब आप करेंगे तो करेक्शन में क्या हो जाएगा, करेक्शन में क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाएगी, आपका जीपी भी बढ़ जाएगा और आपके पास नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। उसने इफेक्ट मांगा है आपसे ये वाला करेक्शन का। ठीक है, तो ये जरा गौर से देख लेना। सॉरी, ये जरा मैंने वो पढ़ा नहीं था, मिस हो गया। ठीक है, ये आपने ये वाली चीज़ें आप बेशक इसकी स्नैपशॉट्स ले लें, ये आपके लिए एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए काम आएँगी, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 5 देखें, उसमें उसने कहा है कि आपके पास ना करेक्ट नेट प्रॉफिट क्या होगा, ये निकालना है आपने, ठीक है? उसने कहा कि हमारे पास ना आप बिजनेस कैलकुलेट्स इट्स नेट प्रॉफिट 25,000। कहता है इट इज लेटर फाउंड दैट टू आइटम्स हैड बीन ओमिटेड। अब उसने बिल्कुल ओमिट कर दिए हैं। कहता है गुड्स टेकन बाय द ओनर फॉर द ऑन यूज कॉस्टिंग 1200। ये ड्राइंग्स हो गई, ये नहीं लिखी। और इलेक्ट्रिसिटी ओइंग, इलेक्ट्रिसिटी आपके पास ना ये ड्यू है। उसने कहा 800 करेक्ट करना है। अब देखें, आपके पास ना जो प्रॉफिट है वो है 25,000 का, ठीक हो गया। उसके बाद आप अगर ये जो करेक्शन करते हैं ना, ये जो पहले वाली 12,000 वाली, इससे आपकी परचेजेस कम होंगी। जब परचेजेस कम होंगी तो ऑटोमेटिकली आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी अगर कम होगी तो प्रॉफिट आपके इंक्रीज हो जाएंगे, तो ये 1200 ऐड हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास ना इलेक्ट्रिसिटी ओइंग है, एक्सपेंसेस आपके क्या है, ओइंग है। तो एक्सपेंसेस आपके जब इंक्रीज होंगे, अक्रूड एक्सपेंसेस ऐड होते हैं इनकम स्टेटमेंट में, तो जब वो ऐड होंगे तो आपके उतने से प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो 800 से आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा, तो आपके पास जो बाकी रह जाएंगे वो कितना रह जाएंगे वो देखें। 2500 प्लस 1200 माइनस 800, तो ये आपके पास आ जाएगा 25,400, ठीक हो गया। ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा देखें, मुस्कान, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 5, एक मिनट में इसको ओपन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें क्या रिक्वायरमेंट है। लुक एट द रिक्वायरमेंट फर्स्ट। उसने कहा इफेक्ट ऑफ दिस ऑन द प्रॉफिट, प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होगा। बिजनेस डजंट एडजस्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द प्री पेमेंट्स, प्री पेमेंट के लिए एडजस्ट नहीं किया उसको, ठीक है। अच्छा देखिए, उसने करेक्शन का इफेक्ट नहीं पूछा हुआ, उसने पूछा है कि आपने प्री पेमेंट्स को एडजस्ट नहीं किया, तो इसका क्या इफेक्ट होगा। देखें, प्री पेमेंट्स इनकम स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, हम इनको माइनस करते हैं बिकॉज दे आर नॉट रिलेटेड टू द करंट पीरियड, ठीक है। तो जब आपने उसको एडजस्ट किए ही नहीं है, इंश्योरेंस की प्री पेमेंट की है और उसको एडजस्ट नहीं किया, माइनस नहीं किया हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपने जो एक्सपेंसेस हैं, आपके पास जो इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस हैं, उनको आपने क्या किया हुआ है, ओवर स्टेट किया हुआ है, ठीक है। एक्सपेंसेस को क्या किया हुआ है, ओवर स्टेट किया हुआ है। और एक्सपेंसेस जब आपके ओवर स्टेट होंगे तो नेट प्रॉफिट जो होगा ऑटोमेटिकली अंडर स्टेट हो जाएगा। लेकिन ये जो इंश्योरेंस है, क्योंकि एक्सपेंस होता है, तो ये आपके पास ना ग्रॉस प्रॉफिट के बाद में एक्सपेंसेस में रिपोर्ट होता है, ये इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट को इफेक्ट नहीं करेगा। तो जो दो पहली ऑप्शंस हैं वो इसलिए रॉन्ग है कि वो दोनों में कह रहा है कि वो अंडर स्टेट ओवर स्टेट कर देगा, वो इफेक्ट ही नहीं करेगा ये ग्रॉस प्रॉफिट को, ये इफेक्ट करेगा नेट प्रॉफिट को। तो हमारे पास जो दोनों सी और डी ऑप्शन है उसमें कहता है अनइफेक्टेड है। लेकिन हमारे पास जो प्रॉफिट है उस पे क्या इफेक्ट होगा, प्रॉफिट जो होगा, हमने क्योंकि एक्सपेंसेस ओवर स्टेट किए हैं तो आपके पास जो प्रॉफिट है वो अंडर स्टेट होगा। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, उसने कहा व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द नेट प्रॉफिट एंड नॉन करंट एसेट्स। नेट प्रॉफिट और नॉन करंट एसेट्स पे इफेक्ट क्या होगा इसका। कहता है कंपनी बाय द न्यू मशीनरी फॉर इट्स वर्कशॉप, द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी इज डेबिटेड, ठीक है, डेबिटेड तो ठीक है, टू द परचेज अकाउंट, लेकिन उसने उसको परचेजेज अकाउंट में शामिल कर दिया है, तो ये परचेजेज तो है ही नहीं। परचेजेज में शामिल करने के की वजह से आपके इसका क्या इफेक्ट होगा कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं वो ओवर स्टेट हो गई हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है, वो ओवर स्टेट होंगी। अपवर्ड एरो मींस ओवर स्टेटेड है। कहता है एंड इंक्लूडिंग द क्लोजिंग स्टॉक, और वो उसको आपने क्लोजिंग स्टॉक में जाके इंक्लूड कर दिया है। तो आपके पास करंट एसेट्स जो हैं वो आपके पास जब क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड हो गया, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो करंट एसेट्स हैं वो भी इंक्रीज हो गए हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि बताएं इफेक्ट क्या होगा, प्रॉफिट्स पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। नेट प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट करेगी ये, ठीक है। मशीनरी इंक्लूड कर दिए, एक आपके नॉन करंट एसेट्स जो हैं वो अंडर स्टेट हो गए क्योंकि आपने उनको बैलेंस शीट में नहीं लिखा, पहली चीज है। तो अंडर स्टेट की हमारे पास दो ऑप्शंस आ रही हैं। अंडर स्टेट की हमारे पास दो ऑप्शंस आ रही हैं। इसका मतलब है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, ये दोनों आपकी होगी रॉन्ग, ठीक हो गया। ऑप्शन ए और सी ये दोनों होगी रॉन्ग। अब बी और डी ऑप्शन है, तो हम इसमें से देखते हैं कि इफेक्ट नेट प्रॉफिट पे क्या होगा। और हाँ, अब देखें, उसने क्या परचेजेस में इंक्लूड किए हैं और बाद में उसको आपने क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड कर दी है। क्लोजिंग स्टॉक में जब चीज आ गई है, इसका मतलब ये है कि क्लोजिंग स्टॉक आपका इंक्रीज हो गया। क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज होने की वजह से वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, उसने जीपी को इफेक्ट किया डायरेक्टली ठीक है, उसने क्या किया, जीपी को इफेक्ट किया है। तो आपके जो ग्रॉस प्रॉफिट है उस पे तो इफेक्ट आ जाएगा कि ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन नेट प्रॉफिट को वो डायरेक्टली उसमें नहीं लेके जा रहा है। लेकिन इसमें ना एक चीज है, जब ग्रॉस प्रॉफिट आपका इफेक्ट होगा तो डेफिनेटली आपके पास जो होता है नेट प्रॉफिट वो भी इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। जो आइटम्स आते हैं आपके पास ना इसमें क्या कहते हैं, हमारे पास इसमें आ जाएंगे इनकम स्टेटमेंट की जो ऊपर वाली सेक्शन होती है, ट्रेडिंग सेक्शन, वो इफेक्ट करते हैं नेट प्रॉफिट को, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, परचेजेस में इंक्लूड किया और बाद में वही चीज इन्वेंट्री में भी आ गई और उसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री में भी आ गई। तो परचेजेस भी इंक्रीज हुई और ऊपर से क्लोजिंग इन्वेंट्री भी आपकी इंक्रीज हो गई। तो आपका अल्टीमेटली जो इफेक्ट हुआ है ना उस पे, इसका कॉस्ट ऑफ सेल्स पे, वो नील हो गया है, ठीक है। क्यों, उसकी रीजन ये थी कि आपने एक तो उसको परचेजेस में ऐड कर दिया, ठीक है, परचेजेस में उसको ऐड कर दिया। दूसरे नंबर पर क्लोजिंग स्टॉक में भी उसको ऐड कर दिया, दो जगह पे। परचेजेस से आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गई इंक्रीज, और यहाँ से जब वो क्लोजिंग स्टॉक में गया तो वही आपकी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स थी वो हो गई रिड्यूस। तो फिर इसका इफेक्ट जो होगा ना वो जीपी पे भी नहीं जाएगा, जीपी पे नहीं जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट आपके पास नेट प्रॉफिट पे भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपके पास इसकी ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन आएगी वो बी ऑप्शन करेक्ट आएगी कि उसको इफेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद देखें आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 7। क्लोजिंग स्टॉक वाला है, क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज हो गया है। हाँ जी क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज होने से आपकी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है ना बेसिकली वो हो गई रिड्यूस। तो आपका जो जीपी है वो बेसिकली इंक्रीज हो गया, तो आप नेट प्रॉफिट पे भी देखें तो वो भी इंक्रीज हो गया। तो हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है उसमें वो कहता है नेट प्रॉफिट डिक्रीज हो गया, अंडर स्टेट, अंडर स्टेट नहीं हो बल्कि ओवर स्टेट हो गया। इसलिए
ऑप्शन जो है डी भी हमारे पास इनकरेक्ट है। तो आप ये कह सकते हैं कि आपके पास ना उसने फिर ऑप्शन हमारे पास जो करेक्ट बचती है वो ऑप्शन बी ही करेक्ट बचती है कि आपके जो नॉन करंट एसेट है अंडरस्टेड है और प्रॉफिट पे है कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें देखें क्वेश्चन नंबर 8। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 8, इसे रीड करें। क्वेश्चन नंबर 7, इज दैट क्लियर? कोई मसला है तो पूछ लें इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 में कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ लें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 देखें। उसमें क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है कि आपके पास ना क्वेश्चन नंबर 8, he says that at 1st January 2000 X had a machinery costing $45,000 which had been depreciated by 13,500. In the income statement for the year ended 31st December 2000, the depreciation was charged at 25% on the straight line method instead of 30% on the diminishing balance method. ठीक है, कहते हैं कि as a result of this error the net profit is, उसने कहा है कितने से वो हाई हुआ है कितने से कम हुआ है वो आपने बताना है। ठीक है, अब यहाँ देखें जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ना उसको केयरफुली रीड करें। मशीन की कॉस्ट कितनी है आपके पास? 45,000 की। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है कि आपके पास जो मशीन है ना, अच्छा, मशीनरी की कॉस्ट है 45,000 की 1 जनवरी 2002 को, और उसकी डेप्रिसिएशन एड बीन डेप्रिशिएटेड बाय 13,500, उसकी डेप्रिसिएशन हुई है कितनी? 13,500 की। कहता है इन द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड फॉर द 31st December 2002 द डेप्रिसिएशन वाज चार्ज एट द रेट ऑफ 25% द स्ट्रेट लाइन मेथड। आपने डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से चार्ज की है। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड से जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो आपकी डेप्रिसिएशन बनती है 45,000 पे कितने परसेंट? उसने दिया हुआ है 25%। 45,000 का 25% आपने चार्ज किया। कहते हैं on the straight line method instead of 30% on the reducing balance method। reducing balance method में आप क्या करेंगे? 45,000 माइनस आपके पास जो ऑलरेडी डेप्रिसिएशन हो चुकी है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 13,500 वो माइनस करेंगे और उसका 30% आप कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब देखें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें स्ट्रेट लाइन मेथड से और डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, डिफरेंस चेक करें कितना आ रहा है। ठीक है, डिफरेंस जो आएगा, जितना डिफरेंस आएगा उतने से आपके प्रॉफिट पे इफेक्ट होगा, क्योंकि आपने स्ट्रेट लाइन मेथड में जब डेप्रिसिएशन चार्ज की है तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन आपकी जो चार्ज हो रही है वो आपकी चार्ज हो रही है 25%, 9,000 सॉरी 11,250 निकलती है ये। और अगर आप निकालते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से तो ये 9,450 निकलती थी, 9,450। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस आता है आपके पास फिर 1800। इसका मतलब है 1800 के डेप्रिसिएशन आपने ज़्यादा चार्ज की हुई है। तो डेप्रिसिएशन आपने ज़्यादा चार्ज की है तो आपके पास ना उसने कहा है कि रिजल्ट ऑफ दिस एरर ऑन द नेट प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होगा इस एरर का। ठीक है,
तो आपके डेप्रिसिएशन आप ज़्यादा करेंगे, ज़ाहिर बात है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, जितने से ये ज़्यादा होगी 1800 से आपने ज़्यादा की है, तो नेट प्रॉफिट उतने से कम हो जाएगा 1800 से। तो आपके पास जो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 देखें। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। कहता आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्स फाइंड्स दैट शी हैज ओमिटेड 129 ड्यू फॉर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ठीक है। उसने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ड्यू थे, उसने कहा इसका इफेक्ट क्या होगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आफ्टर करेक्टिंग दिस एरर, एरर को करेक्ट करने के बाद क्या इफेक्ट होगा, ठीक हो गया। अब देखें, एक तो ये आपके पास ना करंट लाइबिलिटी में चली जाएगी, करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। दूसरे नंबर पर उसने कहा है कि आपके पास जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उसमें जाके ये ऐड हो जाए, एक्सपेंसेस आपके इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। कितने से, 129 से, और आपकी लाइबिलिटीज भी 129 से इंक्रीज हो जाएंगी। जब आपके पास एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो आपके पास जो नेट प्रॉफिट है वो क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है। उसने कहा है कि डिक्रीज क्या होगा, नेट प्रॉफिट डिक्रीज होगा, करंट एसेट्स डिक्रीज होंगे, करंट एसेट से कोई तल्लक नहीं, करंट लाइबिलिटीज, हाँ जी, करंट लाइबिलिटीज तो डेफिनेटली वो इंक्रीज हो जाएंगी डिक्रीज होने की बजाय, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है, उसके बाद ये ऑप्शन भी हमारे पास रॉन्ग है, बी। दो ऑप्शन है, नेट प्रॉफिट ए और सी, ये इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन उधर से करंट लाइबिलिटीज पे क्या इफेक्ट आएगा, करंट लाइबिलिटीज आपकी बढ़ जाएंगी, तो इसका मतलब है ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखें, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, कहता है, a firm values its inventory at a cost at the end of the year. Inventory includes the goods which had a cost of 300 but which because of the damage will be sold for 100, ठीक हो गया। उसने कहा what happens when this is corrected, वो कहता है कि आपके पास इन्वेंट्री थी पड़ी हुई, उसकी जो कॉस्ट थी ना वो थी 300, ठीक है। लेकिन आपने उसको जब बाद में डैमेज हो गई तो वो सिर्फ सेल हो सकती थी 100 की। हम जब इन्वेंट्री रिकॉर्ड करते हैं हमारे पास स्टैंडर्ड हमने पढ़ा था कि हमारे पास लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, उस पे करते हैं। कॉस्ट हमारे पास 300 है और एनआरवी हमारे पास 100 है, इस पे रिकॉर्ड होना चाहिए था एनआरवी पे 100 पे, आपने रिकॉर्ड कर लिया उसको किस पे, कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। अब आप इसे करेक्ट करेंगे, जब आप करेक्ट करेंगे तो फिर आपकी इन्वेंट्री कम हो जाएगी, ठीक है। इन्वेंट्री आपकी देखें, इन्वेंट्री वैल्यू यहाँ से 300 से 100 पे आ गई, कितने का डिक्रीज हुआ इन्वेंट्री की वैल्यू में, 200 का डिक्रीज हो जाएगा। जब इन्वेंट्री की वैल्यू आपके पास, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो आपके पास डिक्रीज होगी, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स पे क्या इम्पैक्ट हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाएगी। जीपी पे क्या इम्पैक्ट होगा, जीपी आपका, कॉस्ट ऑफ सेल्स जब आपकी इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब देखें, ऑप्शंस चेक करें और उसमें बताएं कि क्या करंट एसेट्स भी कम हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो करंट एसेट्स में इन्वेंट्री लिखी हुई है क्लोजिंग स्टॉक, वो आप 300 की बजाय आप 100 लिखेंगे, तो आपके करंट एसेट्स भी क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। अब इसका इफेक्ट देखें क्या होगा, इफेक्ट फिर क्या होगा, करंट एसेट आपके कितने से रिड्यूस हो जाएंगे, 200 से, ठीक हो गया। और उसके बाद आपके पास जो इन्वेंट्री है वो भी डिक्रीज हो जाएगी 200 से, इन्वेंट्री डिक्रीज होगी तो आपके ग्रॉस प्रॉफिट भी डिक्रीज हो जाएगा और आपके पास नेट प्रॉफिट भी डिक्रीज हो जाएगा
200 से ही होगा, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। करंट एसेट डिक्रीज हो जाएंगे, करंट एसेट डिक्रीज ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी इंक्रीज हो जाएगी, तो जीपी भी डिक्रीज हो जाएगा, डीपी डिक्रीज होगा तो आपका नेट प्रॉफिट भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखें, कहता है बुक कीपर रिकॉर्डेड द receipts ऑफ द चेक ऑफ 245 इन द कैश बुक एज 425। ठीक है। रिसीव कितने की हैं? 445, और रिकॉर्ड उनको सॉरी 245 रिसीव किए हैं और कैश बुक में रिकॉर्ड किए हैं आपने 425 के। कहता व्हाट काइंड ऑफ एरर इज दिस? एरर ऑफ ओमिशन है, कमीशन है, ओरिजिनल एंट्री है और प्रिंसिपल है। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, दिस इज एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओके, इज दैट करेक्ट? इज दैट क्लियर? ठीक है। उसके बाद देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12 देखें, कहता है विच एरर में कॉज एन इंक्रीज इन द ग्रॉस प्रॉफिट? कहता है कौन सा एरर है जिससे ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए? कहता है क्लोजिंग वैल्यू अंडर वैल्यूड, क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यू अंडर वैल्यूड। जब क्लोजिंग इन्वेंट्री कम लिखेंगे उसकी वैल्यू कम होगी, तो आपके पास है जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो इंक्रीज हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज होगी तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। ठीक हो गया, पहला तो रॉन्ग ऑप्शन होगी। उसमें दूसरे में देखें, उसने कहा है कि आपके पास ना ओपनिंग इन्वेंट्री ओमिटेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा, अब देखें जो सेकंड ऑप्शन है उसने कहा ओपनिंग इन्वेंट्री ओमिट कर दी आपने। ओमिटेड का मतलब ये है कि आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। रिकॉर्ड ना करने से क्या होता है कि आप ओपनिंग स्टॉक जो है उसको क्या कर दिया आपने, अंडरस्टेट कर दिया। जब ओपनिंग स्टॉक अंडर स्टेट है तो डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ सेल्स भी अंडर स्टेट हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ अंडर सेल्स अंडर स्टेट होगी तो जीपी क्या हो जाएगा, जीपी आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो उसने कहा था कि क्या रीजन है जीपी इंक्रीज हो जाए, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड क्यों रॉन्ग है? उसने कहा परचेज रिकॉर्डेड बिफोर द डिडक्शन ऑफ द ट्रेड डिस्काउंट। परचेजेस आप फिर ओवर स्टेट हो जाएंगी तो आपका जीपी जो होगा वो उससे अंडरस्टेट हो जाएगा, कम हो जाएगा। कहता है सेल्स इनवॉइसेस ओमिटेड फ्रॉम द सेल्स जर्नल। सेल्स जर्नल से आप सेल्स इनवॉइसेस ओमिट करें तो आपके पास सेल्स कम रिकॉर्ड कर लें तो आपका ऑटोमेटिकली जीपी कम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी और डी भी रॉन्ग है। उसके बाद आप देखें आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 13 देखें, उसने कहा स्पोर्ट्स क्लब इंक्लूड्स द परचेज ऑफ द न्यू रोविंग मशीन कॉस्टिंग 5000 इन इट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसने कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया, आना ये चाहिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, जबकि उन्होंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल के उसको एक्सपेंस में शामिल कर लिया। उसने कहा उसका इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ऑफ द एरर नॉट द करेक्शन। एरर का क्या इफेक्ट होगा? उसने कहा नॉन करंट एसेट्स तो होंगे वो अंडर स्टेट हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो डिक्रीज की हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, ए और बी। इसका मतलब है हमारे पास बाकी दो ऑप्शन सी डी रॉन्ग है। उसके बाद उसने कहा सरप्लस जो होगा, सरप्लस ऑफ द इनकम अवर एक्सपेंडिचर। हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सरप्लस होता है प्रॉफिट की बजाय। ठीक है, तो जब हमने एक्सपेंडिचर्स ज्यादा लिख दिए, ठीक है, एक्सपेंडिचर ज्यादा लिख दिए हैं तो सरप्लस जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारे पास ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखें, इन प्रिपेयरिंग हिज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्स हैज अवर वैल्यूड द क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये सेम है जो पुराना है हमने पढ़ा है उसी को रिपीट हो रहा है। कहता है a sole trader, क्वेश्चन नंबर 15, a sole trader's private car repairs bill had been treated as a business expense, what journal entry corrects this error? ठीक है। अब देखें यहाँ पर ना जो आपके पास इस क्वेश्चन है, ये वाला ये जो क्वेश्चन है उसमें उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि आपके पास ना प्राइवेट रिपेयर्स हुई हैं, तो ये हो गई ड्राइंग्स। ठीक है, ड्राइंग्स हमारे पास होनी चाहिए डेबिट, तो ड्राइंग्स हमारे पास हो रही हैं डेबिट। ठीक है, और उसने कहा है कि
उनको बिजनेस एक्सपेंस ट्रीट कर दिया तो एक्सपेंसेस जो होंगे वो क्रेडिट हो जाने चाहिए। ठीक है, मोटर एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट, तो हमारे पास ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, उसने कहा अ बुक कीपर मेड टू एरर्स, रिपेयर्स टू द मशीनरी वाज डेबिटेड टू द मशीनरी अकाउंट। उसने कहा मशीनरी में डाल दिया